नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से किए गए नए कदमों की। ये कदम है कि कोरोना काल में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार एक एक करके अनाउंसमेंट कर रही है, राहत पैकेज के ऐलान किए थे, उसी कड़ी में अब कंज्यूमर्स के लिए यानी कि उपभोक्ता के लिए कुछ नए कदमों का सरकार ने ऐलान किया है। ये जो कदम है, ये इसमें मैं अगर कैटेगरी में बात करूं, करीब 4 महत्वपूर्ण कदम जिनका अनाउंसमेंट वित्त मंत्री ने किया है, जिनमें साफ तौर पर है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एलटीसी के बदले में कैश वाउचर्स की बात कही है, कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस देने का ऐलान किया है, राज्य सरकारों को 50 साल तक के लिए बिना ब्याज कर्ज की बात कही गई है और बजट में तय पूंजीगत खर्च के अलावा केंद्र की ओर से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए करीब 25,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च करने की बात भी कही गई है। तो समझेंगे कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए ये जो कदम है ये कितने ज़रूरी हैं और इन कदमों का ज़मीन पर क्या असर होगा, किस तरीके से डिमांड जनरेट होगी या उसे और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे सर हमारे साथ हैं, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ वेद कुमार जैन साहब हैं जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। और डॉक्टर के.पी. कौशिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रोफेसर हैं AJNIFM से। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत मैं पांडे सर आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम अलग अलग सेक्टर वाइज सेंटर की ओर से इंसेंटिव या राहत पैकेज के ऐलान देखते आ रहे थे कोरोना के चलते, इकनॉमी को रफ्तार देने या उसे कुशन के तौर पर एक सहयोग सपोर्ट देने के लिए, लेकिन बार बार जब बात होती थी और आप सभी लोग ये कहते थे कि ज़रूरी है कि कंज्यूमर पर भी फोकस किया जाए, तो जो कदम अब सरकार ने उठाए हैं, इन कदमों को आप कैसे देखते हैं कंज्यूमर की नज़र से, और ख़ास तौर पर जो डिमांड की बात होती है कि उसे कैसे बूस्ट किया जाए? देखिए, हमारी इकोनॉमी एक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। अगर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखा जाए तो करीब 60-40 बनता है। तो इसलिए और इसमें कंजम्पशन में भी गवर्नमेंट कंजम्पशन एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है प्राइवेट कंजम्पशन में। तो आज जो अनाउंसमेंट हुए हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर खर्च के लिए हैं और इस तरह से हैं कि उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के गवर्नमेंट का खर्च बढ़ने के साथ साथ प्राइवेट कंजम्पशन, दैट मीन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वो भी बढ़े और उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है। और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़े। तो इसमें मोटा अनुमान लगाया गया है कि 73,000 करोड़ रुपए की एडिशनल डिमांड जनरेट होगी, जिसमें 36,000 करोड़ कंजम्पशन साइड पर और 37,000 करोड़ कैपिटल साइड पर होगी। अब जब हम इसके परतों को खोलेंगे तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसमें से किसका असर होगा नई डिमांड जनरेट करना, कितना होगा पुरानी डिमांड को जो इसके बिना खत्म हो जाती है उसको बचा के रखना, और कितना होगा कि जो डिमांड खाली सब्स्टिट्यूट हो गई है केवल एग्जिस्टिंग डिमांड को ही सब्स्टिट्यूट करना, रिफाइनेंस करना। तो इन तीनों के हिसाब से इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट डिपेंड करेगा। अभी जब हम इसके अलग अलग कंपोनेंट्स को देखेंगे तो इस इकोनॉमिक इम्पैक्ट को समझेंगे। ओके, जैन साहब, क्योंकि इसमें 2 ऐसे अनाउंसमेंट हैं जो कि सीधे नौकरी पेशा लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और ख़ासतौर पर सरकारी कर्मचारियों के नज़रिए से, चाहे वो एलटीसी के बदले कैश वाउचर्स की बात कही गई हो या फिर फेस्टिवल एडवांस की बात कही गई हो, ये जो दोनों घोषणाएं हैं, ये ओवरऑल में आम एक आदमी या नागरिक के नज़रिए से समझूं या फिर एक सरकारी कर्मचारी के नज़रिए से, तो किस तरीके का ये बेनिफिट है और इसका रोल और इम्पैक्ट इकनॉमी में, अगर डिमांड जनरेशन की बात करें, डिमांड को बूस्ट करने की बात करें, या फिर उसे जो पांडे सर ने कहा कि एक वो डिमांड जो कि ख़त्म हो रही थी उसको रिवाइव करने की बात करें, उसमें कितनी हिस्सेदारी होगी? कविंद्र जी, एक चीज आप बड़े नोट करिए कि वित्त मंत्री जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं
उनका इस पेंडेमिक और इस लॉकडाउन के पीरियड में सैलरी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है और उनका खर्चे में फर्क पड़ गया है, क्योंकि आपने अपनी जो परचेजेज हैं उसको पोस्टपोन कर दिया। आपके डे टू डे खर्चे कम हो गए क्योंकि आप घर से बाहर नहीं निकले, ऑफिस नहीं जाना पड़ा, बच्चे स्कूल नहीं जा, ये नहीं हो रहा। उस बात को रियलाइज करते हुए उन्होंने एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया कि उन सब एम्प्लॉयज को एनकरेज किया जाए कि वो खर्चा करें, घर से बाहर निकलें और शॉपिंग करें। और उस स्कीम में उन्होंने 2 बड़े मास्टर स्ट्रोक प्ले किए। एक मास्टर स्ट्रोक ये प्ले किया कि साहब आपको एलटीसी मिलता है, क्योंकि पेंडेमिक है तो शायद आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, जो 2018 से 21 का आपका ब्लॉक है, हम उसका आपको जो एलटीसी का फेयर है, जो हम आपको फेयर दे देंगे जो आपके स्लैब के हिसाब से बनता है। क्योंकि जब एलटीसी लिया जाता है तो नॉर्मली आपको अपनी लीव एनकैशमेंट भी होती है, तो 10 दिन की सैलरी जो मिलती है वो भी आपको दे देंगे। इसका आपका वाउचर मिलेगा और ये जो आप इसकी जो वाउचर मिलेगा और ये बेनिफिट मिलेगा और इसकी जो लीव एलटीसी है जो आप बिना ट्रेवल किए फेयर ले लेंगे, उसकी एग्जम्पशन हम टैक्स में देंगे। शर्त यह है कि जो आपको ट्रेवल का मैंने आपको टैक्स फ्री दिया 3 गुना उसका, और जो मैंने आपको लीव एनकैशमेंट किया वो इसका 1 गुना, वो आप 31 मार्च 2021 से पहले खर्चा कर दीजिए। और खर्चा करते समय शर्त लगा दी कि 12% से ज्यादा की जीएसटी की आइटम खरीदनी है आपने और थ्रू डिजिटल मोड पे खरीदनी है और उसका आप इनवॉइस एविडेंस देंगे। अब इसकी बहुत बढ़िया वर्किंग हो गई कि जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, और उन्होंने कहा कि ये प्राइवेट सेक्टर वाले भी इसको करना चाहें तो वो स्कीम के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में भी एलटीसी की पेमेंट मिलती है। तो अब एम्प्लॉइज को सब इस वर्क को सभी को अब आप पर फोर्स 31 मार्च 2021 से जो आपने परचेज पोस्टपोन की थी, जो जरूरत थी वो आप कर सकते हैं। आपको कोई आईफोन बदलना था, कोई आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लेना था, क्या कोई और आइटम खरीदनी थी घर के लिए, कोई कूलर है, कोई फ्रिज है, कोई जनरेटर है, कोई आपके लिए माइक्रोवेव ओवन है, और साधन है, घर के फर्नीचर है जो आपने पोस्टपोन किए हुए थे, वो आप इससे एनकरेज होगा। और इससे क्या होगा कि मार्केट में एक डिमांड क्रिएट होगी। मार्केट में डिमांड होगी तो इकोनॉमिक का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मैं अगर किसी दुकान से सामान खरीदता हूं तो मैं उस दुकान की जो डिमांड क्रिएट करता हूं तो दुकानदार, उस सैलरी वाले जो एम्प्लॉइज है उसको बेनिफिट मिलता है। जो मैन्युफैक्चर सप्लाई करता है उसकी प्रोडक्शन बढ़ती है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ती है तो उसके एम्प्लॉइज को सैलरी और मिलेगी, तो वो मार्केट में जाके परचेज करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। और सरकार का भी देखिए क्या फायदा निकलेगा। दूसरा बेनिफिट जो आपने कहा कि वो था जो 7th पे कमीशन, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सभी को फेस्टिवल एडवांस की परमिशन थी, आप एडवांस ले लीजिए, और उसको 10 महीने की तनख्वाह में एक 1/10 इंस्टॉलमेंट करता था। उन्होंने कहा हम 1 गो में ये दे देते हैं आपको, बशर्ते कि आप 31 मार्च 2021 से पहले इसका खर्चा कर लीजिए, हम बिना इंटरेस्ट के आपकी 10 महीने की तनख्वाह में 1/10 आपका डिडक्ट कर लेंगे, आप खर्चा कर लीजिए। ये भी एक डिमांड को क्रिएट करके आपके हाथ में फंड फ्लो आ गया, आपने परचेज करनी है तो करनी है। अब सबसे बड़ा सरकार को बेनिफिट क्या होगा कि सरकार ने शर्त लगाई है 12% से ज्यादा का जीएसटी का इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। तो ये तो सरकार ने सुनिश्चित कर लिया कि जो मैं पैसे दे रहे हैं, जो हाथ में आ रहे हैं, इसका ज्यादा नहीं तो 1/8 तो 1/7 तो 1/6 12% 18% है वो जीएसटी के रूप में मुझे वापस आएगा, क्योंकि वो सेंटर को मिले या स्टेट को मिले। बड़ा बढ़िया प्रिंसिपल सरकार ढूंढा है, बहुत बढ़िया। ये मॉडल कहीं मैंने देखा था विदेशों में भी, कुछ अमेरिका वगैरह में भी इस तरह का करा, तो बहुत अच्छा लगाया। भाई आप जीएसटी देंगे, आप परचेज करेंगे 25,000 रुपए की और उसके ऊपर 18% का कोई जीएसटी लग गया तो आपको 4,500 रुपए सरकार को देने पड़ेंगे और सरकार की किटी में आएंगे। तो वो एक अच्छा मॉडल है। प्राइवेट सेक्टर, मेरा कहना है कि सरकार थोड़ा और लिबरल कर सकती है इसको, ये दोनों बेनिफिट, क्योंकि ये एम्प्लॉइज नहीं है बहुत सारे, लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो और लोग हैं, उनको भी कह सकती है कि भाई आपका एलटीसी के इक्विवेलेंट अमाउंट अगर आप 12% से ज्यादा का जीएसटी का इतना अमाउंट जो बनता है वो अगर 31 मार्च 21 से पहले खर्चा कर लेंगे तो हम आपको उतनी टैक्स में छूट दे देंगे जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि इनकम टैक्स में कोई बहुत भारी छूट आने वाली है, क्योंकि अगर आप फेयर मान के चलें तो आप दिल्ली से कहीं बाई एयर भी ट्रेवल करेंगे, कोयम्बटूर भी जाएंगे, फारदेस्ट जाएंगे, ये जाएंगे, तो आपका फेयर 8,000 10,000 का बनता है। फैमिली का निकालेंगे सारा तो 30-32,000 बनेगा। 30% के स्लैब में भी मान के चलूं तो 10,000 की छूट मिलती है, लेकिन मैं 30,000 की अगर परचेज कर दूंगा, उसकी 3 टाइम की मान रहा है, तो मैं सरकार को बहुत बड़ा जीएसटी और बहुत बड़े इकोनॉमी को बूस्ट दूंगा। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया स्कीम अनाउंस की है। पहली जितनी भी स्कीमें थी उसमें डिमांड क्रिएट करने का इतना ज्यादा डायरेक्ट इंसेंटिव नजर नहीं आ रहा था। वित्त मंत्री जी ने ये रियलाइज किया कि क्योंकि इकोनॉमी को प्रोपेल करना बहुत जरूरी है
और इकोनॉमी में डिमांड एक ऐसी चीज है जो इकोनॉमी को प्रोपेल करती है और मल्टीप्लायर इफेक्ट लाती है। वो एक मास्टर स्ट्रोक उन्होंने आज खेला है इसके। कौशिक सर, दो चीज़ें अभी, एक जो जैसा आप कह रहे हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और आप देखें तो फॉरेन में कुछ देशों में इस तरह के मॉडल्स को अपनाया गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसको और इसका दायरा बढ़ाने की कोशिश की गई है जीएसटी के जो 12% के मिनिमम जो रिक्वायरमेंट रखी उसके साथ। किस तरीके से देखते हैं इन जो भी कर्मचारी हैं उनके पास ये जो एक्स्ट्रा इनकम मैं कहूँ या फिर एक्स्ट्रा लिक्विडिटी जब ये पहुँचेगी, और अगर इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी कुछ हिस्सेदारी जुड़ जाती है, तो किस तरीके से जो रिवाइवल के संकेत हमें मिल रहे थे उनको बूस्ट मिलेगा, उसको कुशन मिलेगा, और ओवरऑल इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट कितना फीसदी तक आप देख पाएंगे? देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात अभी अभी की गई है, इसमें मल्टीपल प्लायर की जो इफेक्ट आएगा ये जीएसटी कलेक्शन में भी आएगा, क्योंकि जब मैं कोई सामान खरीदूंगा मैं तो जीएसटी दूंगा, पर इसके बाद उस सामान के कारण जो इकोनॉमी में तेजी आएगी और जो उसका और क्षेत्रों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा वहां पर भी जीएसटी की और कलेक्शन आएगी। तो ये तो जीएसटी के बारे में मेरे विचार ये हैं कि इसमें भी आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलेगा। जहां तक निजी क्षेत्र का संबंध है, निजी क्षेत्र में भी सरकार ने थोड़ी छूट दी है, जो मैं देख रहा हूं कि अगर किसी निजी क्षेत्र में एलटीसी का प्रावधान है तो वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं और सरकार उसमें कुछ ना कुछ कंपनसेशन देगी। बाकी इससे निश्चित रूप से आपकी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने के कारण जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जैसे ही देश में ये स्कीम आ गई तो हमारे जो उत्पादक हैं वो ये सोच रहे थे कि पता नहीं हमारा अब आगे सामान बिकेगा या नहीं बिकेगा, डिमांड जनरेट होगी या नहीं होगी। आज उनको थोड़ी सी वो एक किस्म से टेंशन फ्री हुए हैं कि हाँ, अब सरकार ने एक पैकेज लेके आया है और ये पैकेज का जो कर्मचारी लोग हैं उसका फायदा उठाएंगे। और पैकेज कर्मचारियों को एक एक नहीं है, उसमें अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी की एलटीसी 1 लाख रुपया बनती है परिवार की, तो वो उसका मल्टीप्लाई 3-4 गुना खर्च करेगा, प्लस जो फेस्टिवल एडवांस है वो भी खर्च करेगा। तो इससे एक बहुत अच्छी जो डिमांड है भविष्य में निजी मतलब जो उत्पादक हैं वो देख रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी तक गांव से नहीं आए हैं उत्पादन के लिए, अब उनको भी थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ, अब थोड़ी डिमांड आई है, तो उस डिमांड के कारण वो भी अपना दोबारा शहर में आएंगे। और ये डिमांड केवल सरकारी कर्मचारी या कर्मचारियों को जो सुविधाएं दी गई हैं उनसे ही नहीं है, बल्कि जो सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में कहा है उसमें भी एक किस्म से कहने को तो सरकार ने ये लोन दिया है और 50 साल के लिए लोन दिया है। अब 50 साल में अगर हम ये माने कि आपका पैसा 7 साल में डबल हो जाता है मान लीजिए, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 1% से भी कम रह जाती है। यानी अगर आज इस जो पैसा केंद्रीय सरकार को 50 साल के बाद मिलेगा, उसकी इन रियल सेंस जो मूल्य होगा वो लगभग 1% से कम होगा। मैं थोड़ा जल्दी में कैलकुलेशन किया है। तो बेसिकली ये लोन नहीं है, ये एक किस्म से सभी राज्यों को केंद्र सरकार ने मदद की है और इससे अच्छा और केंद्र सरकार कुछ कर नहीं सकती थी। इससे आत्मविश्वास बहुत बड़ा है। ओके पांडे सर, मैं दूसरे पॉइंट की तरफ जहां पर कौशिक साहब ने थोड़ा इशारा किया, मैं उस पर आना चाह रहा था कि जब राज्यों के लिए जो बुनियादी ढांचे के लिए 25,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च की बात सरकार कर रही है और साथ ही साथ 50 साल के लिए स्पेशल इंटरेस्ट फ्री लोन की बात हो रही है। पहला हिस्सा करीब 2500 करोड़ रुपए का होगा, दूसरे पार्ट में 7,500 करोड़ होंगे। ये जो है इसकी ज़रूरत मैं कहूँ सबसे पहले तो कितनी इस वक्त नज़र आ रही थी राज्यों के नज़रिए से, और दूसरा कि इस पूंजीगत खर्च के जरिए जो इसका इम्पैक्ट है वो कहाँ पर और किस तरीके से नज़र आएगा?
देखिए, अगर व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारी जो अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का जो पब्लिक डेट प्रोफाइल है, देनदारी है, जैसा कौशिक साहब ने सही कहा, 50 साल का इंटरेस्ट फ्री बुलेट रिपेमेंट लगभग ग्रांट ही है, केवल अकाउंटिंग के लिए वो कैपिटल में लोन है, इट इज एज गुड एज ग्रांट। तो और ये दिया जा रहा है जो कैपिटल प्रोजेक्ट्स जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कोई अगले 6 महीने में नए प्रोजेक्ट करके नहीं हो सकता है लेकिन बहुत सारी जगह जहां पर पेमेंट पेंडिंग है, फंड्स नहीं है, बजट नहीं है, इस वजह से कैपिटल प्रोजेक्ट्स में पेमेंट रुके हुए हैं, तो वो बड़ी आसानी से बहुत सारे पेमेंट्स इसमें से क्लियर हो सकते हैं। और ये 12,000 करोड़ पूरा का पूरा इसी विंडो में आता है। ये बाकी तो खाली अलग अलग उसमें विभाजन है कि इतने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है, इसमें नॉन नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स के लिए है और दूसरों के लिए है। और इसके अलावा जो बाकी जो स्टेट्स हैं उनके साथ साथ इसको रिफॉर्म से भी लिंक किया गया है कि 4 में से 3 रिफॉर्म जो आत्मनिर्भर पैकेज के तहत हैं उनको भी इम्प्लीमेंट कर, तो इसमें एक ही उससे कई लक्ष्य साधने की कोशिश की गई है। और जो पहला पैकेज है कंजम्पशन बूस्ट, उसका तो असर तुरंत दिखाई देगा कंजम्पशन में। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लूं, जैसे एलटीसी का जो इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट है कि अगर आप जब एलटीसी लेते हैं तो आप अपनी चॉइस से अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जा सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से चूज कर लें कि मुझे यहाँ दिल्ली से केरला जाना है या अंडमान जाना है। ये तीनों जो हमारे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, हर एक के लिए एक फ्लैट रेट फिक्स कर देगी सरकार की, आपको 25,000 मिलेगा, आपको 50,000 मिलेगा, जो भी अमाउंट है। तो अगर किसी को 25,000 फेयर मिलता है, वो 25,000 टैक्स फ्री है, और 25,000 अगर लिव इनकैशमेंट मिला तो इसके एवज में शर्त क्या है कि आपको 1 लाख रुपए खर्च करना है। 25,000 फेयर के अगेंस्ट 75,000 खर्च करना है और 25,000 लीव इनकैशमेंट के अगेंस्ट भी 25,000 खर्च। तो 1 लाख खर्च करने पर आपको ये 50,000 रुपए मिल जाएंगे। तो 1 लाख, और ये ऐसे हैं जो 12% जीएसटी या उससे ऊपर वाले हैं। तो 12% जीएसटी के स्लैब को अगर हम देखें तो ज्यादातर जो प्रोसेस्ड फूड हैं, हमारे मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशंस हैं, इवन फाइनेंशियल सर्विसेज, और उसमें सर्विसेज में देखिए टेलीकॉम है, इंश्योरेंस प्रीमिया है। तो ऐसे बहुत से खर्चे हैं जो कि अगर आपने पहले फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी नहीं किए हुए हैं, अभी पेंडिंग है, तो आप अगले उसमें करेंगे तो उसको उसमें काउंट करके और आप उसमें एक तरह से आपको 50% रिबेट मिल रहा है। जी जी, आप 1 लाख खर्च कर रहे हैं, आपको 50,000 मिल रहा है। शर्त बस ये है कि उसकी एवज में आपने एक एलटीसी सरेंडर कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ा कंजम्पशन को पुश करने का है। देखिए, जो जहां तक हम स्टिमुलस की बात करते हैं, जब कंपेयर करते हैं कि ओईसीडी कंट्रीज में किस तरह से डायरेक्ट कैश ट्रांसफर सिटीजन्स को किया गया, तो वहां पर भी एक ये कंसर्न बराबर रहा कि अगर सरकार ने कैश दिया और वो जाकर बैंक बैलेंस ही बढ़ा रहा है, खर्च नहीं हो रहा है, तो तब तो इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल। तो इसलिए कि हम कैश दें, कोई बेनिफिट दें, और उसके एवज में कम से कम मिनिमम ये है कि इसमें एक स्पेंडिंग का राइडर हो। जब आप स्पेंड करेंगे तो मिलेगा, खाली कैश लेकर बचा के रखने के लिए वो इंसेंटिव नहीं है। ये कौशिक सर, जो पांडे साहब ने बात कही, इसको थोड़ा सा मैं और समझना चाहूंगा कि एक तरफ वो मॉडल है जब डायरेक्ट कैश बेनिफिट के जरिए दुनिया के कुछ देशों में डिमांड बढ़ाने की कोशिश की गई है। हम यहाँ पर जो मॉडल देख रहे हैं जिसका अनाउंसमेंट हुआ है वो रिफॉर्म्स के साथ भी जोड़ा गया है और वो कहीं ना कहीं आपके खर्चे के साथ भी जोड़ा जा रहा है। बेस्ट जो आउटपुट मैं कहूँ, जो रिजल्ट है, वो किस में ज़्यादा उम्मीदें, संभावनाएं दिखती हैं? देखिए, पांडे साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो कैपिटल आइटम है उनका जो प्रभाव है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है, और जो ये एलटीसी से रिलेटेड जो हमें सरकार ने स्कीम दी है इसका प्रभाव थोड़े कम समय तक रहेगा। पर दूसरे में मैं पांडे साहब से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं, क्योंकि आज एक ऐसी स्थिति है हमारे देश में जहां पर एक उद्योग ऐसे मोड़ पर है कि या तो वो बंद होगा या वो चलेगा।
अगर मान लो जो सरकार ने आज पैकेज दिया या इससे पहले पैकेज दिए, जी उससे उसका मोड बदल गया, बंद होने से वो चलने की कगार पे आ गया, उद्योगपति जो है उसमें विश्वास है कि अब आगे डिमांड जनरेट होगी और सरकार हमारा ध्यान रख रही है, तो मेरे विचार से एक जो इकाई बंद होने वाली थी वो एक अपना पूर्ण जीवन जिएगी। और इसमें उन बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, उद्योगपतियों को, जो अभी अभी नए इस क्षेत्र में आए हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जैसे हम लगभग ये विद्यार्थियों को बोलते हैं कि कभी अगर जीवन में संकट आए तो उसको एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, तो यही हमारी सरकार ने भी किया कि ये जो संकट आया है, इस संकट को सरकार नियमित रूप से अवसर के रूप में बदल रही है और एक अच्छे निर्णय लेकर हमारी जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव करने में सबकी मदद कर रही है। अभी कह रहे थे, मतलब अभी पीछे समाचार पत्रों में भी पढ़ा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अब ये देख रहे हैं कि वी शेप रिकवर होगी या डब्ल्यू शेप रिकवर होगी या यू शेप होगी, पर कम से कम लोग अब रिकवरी की बात करने लग गए हैं। ये एक बहुत बड़ा विश्वास है जो सरकार ने लोगों का जीता है और इसका अब आप असर ये देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका इकोनॉमी हमारी वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी। ओके जैन साहब, आखिर में चाहूँगा, क्योंकि जब हम अलग अलग इम्पैक्ट को देखते हैं और जाहिर है कि इकनॉमी में और ख़ासतौर पर जब वित्त से जुड़े हुए मॉडल हैं उसके इम्पैक्ट, उसका क्राइटेरिया, उसकी बेसलाइन हर देश में अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर जो मॉडल हम देख रहे हैं, एक तरफ जो रिफॉर्म्स हैं, स्टेट को ये भी कहा गया उन 3 में से अगर आप उसको ऐड कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। कुछ कंट्रियों में जो डायरेक्ट बेनिफिट के ज़रिए कोशिश की गई डिमांड को बढ़ाने को लेकर, वहाँ पर इसकी आशंका कई बार ज़्यादा दिखी है कि वो कहीं जो भी लिक्विडिटी है वो सिर्फ बैंक में जाकर सीमित ना हो जाए। कैसे आप देखते हैं जो यहाँ का कंज्यूमर है और जो उसकी सोच है और जो यहाँ की मार्केट कंडीशंस हैं? कविंदर जी, देखिए, आज के मॉडल को आपको 3 हिस्से में बांटना चाहिए। अगर आप देखेंगे वित्त मंत्री जी ने क्या कहा है, 36,000 करोड़ रुपए उन्होंने कहा है कि कंज्यूमर को जो एलटीसी और कैश जो एडवांस के बारे में बात करी है फेस्टिवल की, 12,000 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट को और 25,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए भी किए हैं। तो उन्होंने पहले 36,000 करोड़ तो मैंने एक्सप्लेन किया एलटीसी का और जो फेस्टिवल एडवांस का। जी जी। 12,000 करोड़ का मतलब है लिक्विडिटी इंप्रूवमेंट इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट्स, कि स्टेट्स के पास लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए 12,000 करोड़ दिए हैं। और उन्होंने क्या कहा है कि ये 12,000 करोड़ आप ऑन गोइंग और न्यू कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए और पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को करने के लिए की जा सकती है। मीनिंग देयर बाई आपने स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में 12,000 करोड़ रुपए पकड़ा दिए हैं, कहा कि आप अपने ऑन गोइंग कैपिटल वर्क और नए प्रोजेक्ट के लिए इसको खर्चा करिए, 31 मार्च 2021 से पहले खर्चा करिए, विद द रिजल्ट की ये 12,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मार्केट में आएगी। और 12,000 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट को आपने दे दिए हैं और कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट होगी तो वो लिक्विडिटी बढ़ेगी, और लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इसका नेचुरली परचेज बढ़ेगी। अल्टीमेटली पर्पज क्या है कि आपने डायरेक्ट बेनिफिट जो लिक्विडिटी का जो पंप इन करने का था वो आपने कर दिया। और एक और उन्होंने बहुत अच्छा किया, जो पांडे जी ने भी और कौशिक जी ने भी इनडायरेक्टली कहा, मैं डायरेक्टली कहता हूं, भाई लोन इसलिए दिया गया कि अगर इसको डायरेक्टली सब्सिडी दे दे तो मेरा फिस्कल डेफिसिट पे वो आता है। तो मैंने एक तरीका निकाला कि 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन, आप बुलेट पेमेंट 50 साल के बाद मुझे 12,000 करोड़ रुपए वापस कर दीजिए, तो मेरी बुक्स में लोन आउटस्टैंडिंग रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट पे रहेगा, मेरा फिस्कल डेफिसिट में फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरी एक तरह की बैलेंस शीट जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई। और इसी तरह से आप देखिए 3 हिस्से में 36 उन्होंने कंज्यूमर को दिया, 12,000 स्टेट को दिया लिक्विडिटी के लिए, और 25,000 करोड़ रुपए जो तीसरा पार्ट है वो ये है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी ओवर एंड अबाउ जो आपने फरवरी 2020 में बजट पास किया था उससे भी ज्यादा 25,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिफेंस पे, रेलवे और बहुत जगह खर्चा करेंगे। तो उससे क्या होगा, ये 25,000 करोड़ रुपए की जब सेंट्रल गवर्नमेंट परचेज करेगी, 12,000 करोड़ रुपए की स्टेट परचेज करेगी, तो आपके पास ये 37,000 करोड़ रुपए की मार्केट में परचेजेज आएंगी। तो जो परचेज करने में जो उसके
मल्टीप्लायर इफेक्ट जो मैं कह रहा था वो बहुत तेजी से आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब इकोनॉमी में रिसेशन आता है तो ये सेटल्ड प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का कि आप सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को बढ़ के खर्चे बढ़ाने पड़ते हैं। हमारे देश में क्योंकि डेवलपिंग नेशन है, खर्चा बढ़ाने में चैलेंज होता है, कहीं महंगाई नहीं बढ़ जाए, कभी लिक्विडिटी और इश्यू नहीं आ जाए फिस्कल डेफिसिट के। तो ये दोनों में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, कैपिटल पे रखा ताकि रेवेन्यू पे इंपैक्ट नहीं आए। इससे इकोनॉमी भी चलेगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, टैक्सेस जनरेट होंगे और जल्दी ही इकोनॉमी होगी, कोशिश करेगी वापस ट्रैक पे आने की कोशिश। तो एक बहुत बढ़िया उन्होंने इंसेंटिव तीनों के लिए बनाया, कंज्यूमर के लिए, स्टेट के लिए और सेंटर के लिए। और फिगर भी आप देखेंगे कितनी बढ़िया है, 36, 12, 25, वो कितना बढ़िया वर्किंग की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समझाने के लिए सरकार के इस नए कदम के पीछे का मकसद क्या है, इसका दायरा क्या है और ज़मीन पर जब ये कदम उतर रहे हैं तो इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था और उसकी रफ्तार पर और ख़ास तौर पर मांग पर किस तरीके से पड़ेगा। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।